नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से आप सभी का 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और इस रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले मैं पीयूष सर का थैंक्स करना चाहूंगा, जो हमारे गाइड, टीचर और मेंटर हैं, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे हम किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करें, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसको देखें। और अगर इन्वेस्ट करना है तो किस लेवल पे करना है और कहाँ पे प्रॉफिट लेना है या कहाँ पे इसको होल्ड करना है, ये सीखें। तो थैंक यू पीयूष सर, हमें ये सिखाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी। फ्रेंड्स, एफएमसीजी मतलब क्या? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करें तो ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? इसके अंदर बेवरेजेस आते हैं, जिसमें कि आप कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, इंस्टेंट जूसेस, शरबत वगैरह देखते हैं, राइट। इसके अंदर आपको एनर्जी ड्रिंक्स मिलती हैं और हेल्थ ड्रिंक्स मिलती हैं, जिसमें कि आप बूस्ट, कॉम्प्लान जैसी चीजें देखते हैं। इसी सेक्टर को बिलोंग करता है आटा, दाल, चावल, बिस्किट्स, बटर, हनी, ये सब चीजें भी एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के एडिबल ऑयल्स, फ्रेंड्स, ये भी एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ये सब भी पर्सनल एफएमसीजी सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। तो अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जिनमें कि फूड एंड बेवरेजेस आता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये वो पार्ट है जो कि मोर देन 50 और ऑलमोस्ट 50% पार्ट इस एफएमसीजी सेक्टर का रखता है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए एफएमसीजी सेक्टर के ग्रोथ के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, एफएमसीजी मार्केट को अगर हम देखें तो ये तकरीबन 15% के सीएजीआर से हमें ग्रोथ की उम्मीद है। तो क्या ये हम न्यू कस्टमर्स इसमें जुड़ते हुए देखेंगे? फ्रेंड्स, एफएमसीजी मार्केट को हम देखें तो ये हमारे गांव-गांव में, शहर-शहर में काफी अच्छे से पेनिट्रेटेड मार्केट है, राइट। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हम भले ही इसमें ना बढ़ते हुए देखिए 15% से, बट फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है जब हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। मींस कि अगर हम जैसे हेयर हेयर केयर के बारे में बात करें कि हम तेल तो लगाते हैं, पहले भी लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, बट अब हम प्रीमियम ऑयल्स को यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो अब हम प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो अब हम इस सेक्टर में प्रीमियम होता हुआ देखेंगे, तो यहां से ये अपना रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, राइट। तो इनके जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो क्या होंगे? वो अवेयरनेस बढ़ना, इजियर एक्सेस होना और लाइफस्टाइल में चेंज आना, राइट। तो चलिए, इस एफएमसीजी सेक्टर का एक पार्ट है पर्सनल प्रोडक्ट्स। पर्सनल प्रोडक्ट्स की अगर हम कंपनीज के बारे में बात करें तो पर्सनल प्रोडक्ट्स में तकरीबन 19 कंपनियां लिस्टेड है। फ्रेंड्स, इन 19 कंपनियों को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें कि मल्टीनेशनल कंपनीज मींस दूसरे देशों की कंपनीज जो इंडिया में अपना बिजनेस करती हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज, बाहर की कंपनीज कह सकते हैं, जिसमें कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या कोलपाल जैसी कंपनीज देखते हैं। और वो कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है और हो सकता है वो बाहर के देशों में भी काम करें, जिसके अंदर आप डाबर, गोदरेज, सीपी और मैरिको जैसी कंपनी देखते हैं। तो अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट इन 19 कंपनीज का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के आसपास का है, जिसका मोर देन 50% पार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर को जाता है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इंडियन लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो इंडियन लिस्टेड कंपनीज में जो टॉप की मार्केट कैप का शेयर रखने वाली कंपनीज है वो है डाबर, गोदरेज, सीपी, मैरिको, इमामी जैसी कंपनीज, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इस सेक्टर के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, टोटल सेक्टर का लिस्टेड कंपनीज का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ का रहा 2021 में, जिसका कि मोर देन 50% पार्ट सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर से आया।
अगर हम इंडियन लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो इंडियन लिस्टेड कंपनीज का जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है रेवेन्यू का, वो गोदरेज सीपी और डाबर और मैरिको के पास रहा। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी जो सेक्टर की टोटल लिस्टेड कंपनीज ने किया ऑलमोस्ट 15,500 करोड़ का। इस 15,500 करोड़ में ऑलमोस्ट 51% पार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास रहा। और अगर हम सिर्फ इंडियन लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो इंडियन लिस्टेड कंपनीज में भी जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर रहा प्रॉफिट का, वो भी गोदरेज सीपी, डाबर और मैरिको के पास। राइट फ्रेंड्स, तो ये तो रहा सेल्स, प्रॉफिट और मार्केट कैप का शेयर। तो चलिए हम अपने और क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करें। और हमारे पास कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन, आईसीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। फ्रेंड्स, अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है 17 का। राइट, इस 17 का नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम इंडियन कंपनीज के बारे में बात करें तो इंडियन कंपनीज में हम देखेंगे कि गोदरेज सीपी का 16 का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छा मार्जिन है। और बजाज कंज्यूमर का 24 का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। राइट, यहीं पे अगर हम देखें तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके मार्जिन अच्छे हैं, जैसे कि 21% कोलपाल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का तकरीबन 17 से 18% का। राइट फ्रेंड्स, तो अगर हम इसका अगले क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करें जिसमें क्या आता है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फ्रेंड्स, अगर हम आईसीआर के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज आईसीआर है 53 टाइम्स। राइट, और गोदरेज कंज्यूमर का आईसीआर है 16 टाइम्स। फ्रेंड्स, ये 16 टाइम्स का आईसीआर भी कोई बुरा आईसीआर नहीं है, ये भी एक अच्छा आईसीआर है। बट हम यहीं पे देखते हैं कि बजाज कंज्यूमर का आईसीआर है 236 टाइम्स। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? राइट फ्रेंड्स, बजाज कंज्यूमर एक डेट फ्री कंपनी है, तो इसका अच्छी क्वालिटी का असर हम देखते हैं इसके आईसीआर पे भी। राइट, इसी तरह से अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात करें तो ये भी लो डेप्ट की कंपनी होती है, ये भी एक अच्छा आईसीआर रखती है। तो वही हम देखते हैं कोलपाल और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज तकरीबन 189 138 टाइम्स आईसीआर रखती है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा अगला क्वालिटी पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखते हैं तो इंडस्ट्री का एवरेज आरओई है 16% का। फ्रेंड्स, आरओई किसे कहते हैं कि टोटल इक्विटी का कितना परसेंट उसने प्रॉफिट किया, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इंडस्ट्री का आरओई है 16% का और गोदरेज कंज्यूमर का आरओई है 18% का। और अगर हम यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज को देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज का अगर हम आरओई देखें तो 91%, 89%, इतना ज्यादा आरओई है। फ्रेंड्स, ये आरओई जो है ये बहुत ट्रिकी पैरामीटर है। मींस रिटर्न ऑन इक्विटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले अपना प्रॉफिट बढ़ा के। राइट, और एक और स्मार्ट मूव होता है अपनी इक्विटी को बढ़ने ना देने से। फ्रेंड्स, टोटल इक्विटी कैसे नहीं बढ़ेगी? देखिए, अगर उसका रिजर्व ना बढ़े तो उसकी टोटल इक्विटी भी उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा डिविडेंड में बांट देती है, तो इससे इनकी इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। दैट इज वाई इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना आई कैचिंग होता है। राइट, और वहीं पे जो हमारे इंडियन कंपनीज है ये अपने प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट डिविडेंड में बांटती है और बाकी पार्ट रिटेन करती है, अपनी उनकी इक्विटी बढ़ती रहती है, टोटल इक्विटी। दैट इज व्हाई इनका आरओई इतना ज्यादा आई कैचिंग नहीं है। बट 18% का आरओई गोदरेज सीपी का ये एक अच्छा आरओई है। राइट फ्रेंड्स, और हमारा अगला जो क्वालिटी पैरामीटर है रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। तो फ्रेंड्स, आरओपी किसे कहते हैं कि इन्वेस्टर का जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने कितने रुपए लगा के इसको स्टार्ट किया, मीन उसकी जो पेड अप इक्विटी है उसका कितने टाइम्स प्रॉफिट इस कंपनी ने किया। तो अगर हम आरओपी के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज आरओपी कितना है फ्रेंड्स? 15 का। वहीं पे अगर हम बजाज कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का आरओपी है 17 टाइम्स। राइट फ्रेंड्स, और मल्टीनेशनल कंपनीज का आरओपी भी बहुत अच्छा है। राइट, तो अगर आरओपी अच्छा है,
मार्केट में शेयर अच्छा, मार्केट में प्रॉफिट शेयर वगैरह ये अच्छा रखती हैं, तो हम क्यों मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट ना करें? क्यों हम इंडियन मल्टीनेशनल में इन्वेस्ट करें? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें मिलता है ग्रोथ से। अगर हम 10 इयर्स का ऑपरेशनल रेवेन्यू का ग्रोथ देखें, तो 10 इयर्स का ऑपरेशनल रेवेन्यू का ग्रोथ इंडस्ट्री का एवरेज कितना है? 10% का। वहीं पे अगर हम इंडियन कंपनीज के बारे में देखें, तो वो अपने एवरेज से अबव या उसके आसपास ही है। और वहीं पे अगर मल्टीनेशनल कंपनी से ग्रोथ को देखें, तो यूजुअली इनमें ग्रोथ हमें नहीं मिलती। तो मल्टीनेशनल कंपनी में हमें भले ही क्वालिटी मिले, बट उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर हम इंडियन मल्टीनेशनल के बारे में बात करें, मीन्स वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज है, बाहर के देशों में भी काम करती हैं, वहां पे हमें क्वालिटी भी मिलेगी। क्वालिटी भले ही उतनी अच्छी ना मिले जितनी मल्टीनेशनल्स की है, बट वहां पे हमें ग्रोथ भी मिलेगा। राइट फ्रेंड्स? तो चलिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आखिर है क्या। अगर हम गोदरेज ग्रुप के बारे में बात करें, तो इन्हें अधिशी गोदरेज और फिरोज शाह बुर्जो बुर्जोची गोदरेज ने 1897 में स्टार्ट किया। आज गोदरेज के पास 5 पार्ट्स हैं, मींस गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज एंड बॉयसे एमएफजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 5 पार्ट है। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो गोदरेज को 1920 में होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के रूप में स्टार्ट किया गया। फ्रेंड्स, ये वो समय था जब साबुन वगैरह एनिमल फैट से बनाए जाते थे। उस समय गोदरेज ने बजाय एनिमल फैट का यूज करने के वेजिटेबल ऑयल का यूज किया। तो मींस ये उस समय का एक इनोवेशन था। जबकि आप सब लोग एनिमल फैट से साबुन बना रहे हैं, गोदरेज ने बनाया वेजिटेबल ऑयल से। तो ये उस समय से एक इनोवेटिव कंपनी है। राइट? अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली बात करें, तो 2001 में गोदरेज सोप का डिमर्जर हुआ, जो जिसमें से निकल के आई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी के पास आज के दिन में लीडर ब्रांड्स जैसे कि गुड नाइट, हिट, गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर, स्टेला जैसे लीडर ब्रांड्स हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होम केयर और पर्सनल केयर 2 पार्ट में बांटते हैं। होम केयर में फ्रेंड्स क्या आते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, आपके साबुन, आपके पास जो आपके होम केयर प्रोडक्ट्स जिसमें क्लींजर वगैरह आते हैं, वो सब आते हैं। और वहीं पे अगर पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हेयर केयर के जितने भी हैं वो प्रोडक्ट्स, हेयर कलर्स के प्रोडक्ट्स, हैंड वॉश वगैरह आते हैं। राइट फ्रेंड्स? तो इस कंपनी का अगर हम सेगमेंटल रेवेन्यू देखें, फ्रेंड्स ये एक इंडियन कंपनी है। इसका मेजर ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो इंडिया से आता है। अगर हम 9 मंथ के रिजल्ट के बारे में बात करें, तो इंडिया से इसका 56% रेवेन्यू इंडिया से आया और 25% के आसपास का रेवेन्यू अफ्रीका से आया। फ्रेंड्स, एक इंडियन कंपनी है, होना तो ये चाहिए था कि इसका ज्यादातर पार्ट मींस 90-80% का पार्ट इंडिया से आना चाहिए था और थोड़ा बहुत पार्ट बाहर से आना चाहिए था। बट फ्रेंड्स, ये कंपनी ने अपना बिजनेस को बाहर भी बहुत अच्छे से बढ़ाया। एंड अब हम ये देख रहे हैं जो इसका मेन जो इसका लीडर ब्रांड है, जैसे कि आप जिसमें आपका हिट आता है ना, गुड नाइट आता है, तो ये उन देशों में अपना पैर पसार रही है जहां पे मच्छरों की समस्या ज्यादा है। राइट? तो हम अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडोनेशिया में इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने अपना बिजनेस काफी हद तक बढ़ा लिया। अगर हम 9 मंथ रिजल्ट के बारे में बात करें, तो 9 मंथ में इसका सेगमेंटल रेवेन्यू का ग्रोथ था 14% का। अगर हम इसके डिफरेंट सेगमेंट के बारे में बात करें, तो इंडियन बिजनेस का ग्रोथ आया 12% का और अफ्रीकन बिजनेस का जो ग्रोथ था वो था 25% का। राइट फ्रेंड्स? और इंडोनेशियन बिजनेस में इस 9 मंथ में बहुत अच्छा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला। तो अगर हम इसके एक्सपेंस के बारे में बात करें कि भाई रेवेन्यू तो इसने इतना जनरेट किया, बट ये खर्च कहाँ करती है? अगर हम इसके खर्चों को देखते हैं, तो गोदरेज कंज्यूमर का जो मेजर खर्च है वो है रॉ मटेरियल का। फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल का जो खर्च था वो 28% से बढ़ा। रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ा फ्रेंड्स? 14% से। और रॉ मटेरियल खर्च कितने परसेंट से बढ़ा फ्रेंड्स? 28% से। मींस उसने बिजनेस तो बढ़ाया 24% और जो मेजर खर्च था वो बढ़ा 28% का। तो इसका इफेक्ट हम कहां देखेंगे?
फ्रेंड्स, अगर खर्चे बढ़े हैं तो इसका इफेक्ट हम देखेंगे कि हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में असर आएगा, राइट? तो इसका हम रिजल्ट देखेंगे आगे, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ा। और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट क्यों बढ़ा, इसकी बहुत सी वजह है, जैसे इन्फ्लेशन, पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट बढ़ना, रॉ मटेरियल का जो खुद का कॉस्ट है जिसमें कि आपका ऑयल वगैरह जो है, इसका कॉस्ट बढ़ना, राइट? तो ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, इसीलिए हम इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो हम बहुत सी कंपनीज में देखेंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसका मेजर एक्सपेंस है, वो बढ़ गया। तो भले ही उसने बिजनेस अच्छा किया हो, उसके बावजूद उसके प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं सुधरे, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो 2011 से लेके 2021 तक एफपीआई ने अपना स्टेक 20% से बढ़ाकर 26% कर लिया। वहीं पे पब्लिक ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके अपना स्टेक 11% से घटाकर 6% कर लिया, राइट फ्रेंड्स? और अगर हम इसमें बड़े इन्वेस्टर्स को देखें तो प्रमोटर्स के बाद में मीन 63% के स्टेक के बाद में बचा हुआ जो स्टेक है उसमें से ज्यादातर हिस्सा बड़े लोगों के पास है, जिसमें कि तकरीबन 29% का हिस्सा म्यूचुअल फंड्स और एफपीआई के पास है, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए, ये तो रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अभी हिस्टोरिकली इस कंपनी ने ऐसा क्या बिहेव किया जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स का इस पे भरोसा बढ़ा। तो अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंपनी ने पिछले 19 सालों में, सन 2002 से लेकर 2021 तक 19 सालों में 18% की सीएजीआर से अपने सेल्स को तकरीबन 24 गुना किया। 2002 में जो कंपनी तकरीबन 500 करोड़ का सेल्स करती थी, 2021 में 11,000 करोड़ का सेल्स किया, राइट फ्रेंड्स? अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले 19 सालों में 22% के सीएजीआर से इसने अपने प्रॉफिट को 41 गुना कर लिया। मींस 2002 में जहां कंपनी 42 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज 2021 में तकरीबन 1700 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, राइट फ्रेंड्स? अगर हम इसी तरह से इस कंपनी के करंट ट्रेंड को देखें, मींस हिस्टोरिकली उसने अच्छा किया, बट अभी क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल बिहेवियर को देख के ये नहीं कह सकते कि वो अभी ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो करंट ट्रेंड को देखें तो करंट ट्रेंड में ईयर एंड मींस लास्ट ईयर एंड में कंपनी ने 11% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया। वहीं पे क्वार्टर वन में तकरीबन 24% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला, H1 में 15% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला, 9 मंथ में 14% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला। तो फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल ईयर एंड तक हम तकरीबन 13% का रेवेन्यू ग्रोथ देखें। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ईयर एंड में 15% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला, क्वार्टर वन में मात्र 5% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला, H1 में भी 5% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला, 9 मंथ में भी 5% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला। तो फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर एंड तक हमें 5% तक का तो प्रॉफिट ग्रोथ मिले। अगर हम इसी तरह मार्जिन के बारे में बात करें तो ईयर एंड में 16% का मार्जिन रहा, क्वार्टर वन में 14% का, H1 में 15% का मार्जिन रहा, 9 मंथ में भी 15% का मार्जिन रहा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी 15% का मार्जिन तो अपना मेंटेन करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को हमें क्या मिला कि भले ही हमें सेल्स मिल रही हो, रेवेन्यू मिल रहा हो, बट वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये जो इन्फ्लेशन को हम ऐसे ही अजगर नहीं कहते, इन्फ्लेशन अच्छे अच्छे का प्रॉफिट खा जाता है, राइट फ्रेंड्स? तो अगर हम करंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में हम 13% का सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5% का प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तकरीबन 15% का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे कंपनी से लॉन्ग टर्म में हम 12% का सेल्स ग्रोथ और तकरीबन 12% का ही प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो इस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ हमारा अगर हम सेल्स देखें तो 2021 में जो कंपनी तकरीबन 11,000 करोड़ का सेल्स कर रही थी, 2022 में हम ये देखेंगे कि कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स करने वाली है, तकरीबन 12,500 करोड़ का। वहीं पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक ये कंपनी तकरीबन 30,000 करोड़ का सेल्स कर रही होगी, राइट फ्रेंड्स? मींस लाइफ टाइम हाई सेल्स आने वाली है, बट क्या लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएगा?
फ्रेंड्स, कंपनी ने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मारा था 2019 में, तकरीबन 24,500 करोड़ का। अगर हम 2022 में भी देखें, भले ही 5% का इंक्रीज है, बट ये भी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं है। हम 2022 में तकरीबन 1800 करोड़ का प्रॉफिट देखने वाले हैं, बट ये भी अपने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट का मात्र 74% रिकवरी है। बट फ्रेंड्स, हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये फिर से लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मारेगी। जब ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मारेगी तो हम फिर से इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस देखने वाले हैं। ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं मार पा रही है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज वाई हम इसका प्राइस भी देख रहे हैं एक रुका हुआ है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इसके हम चार्ट को देखें। तो चार्ट में भी हम वही चीज देख रहे हैं कि जब से उसके प्रॉफिट ने एक डाउनग्रेड दिखाया, वहीं से हम इसके प्राइस को टूटता हुआ देख रहे हैं। इस साल हमें एक्सपेक्टेड था कि लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मारेगा, बट इन्फ्लेशन ने इसका प्रॉफिट खा लिया, तो हम फिर से इस स्टॉक को एक करेक्शन मोड में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, 732 से लेके 936 तक का एक अच्छा बाइंग जोन है। इस वक्त ये स्टॉक एक अपने बाइंग जोन में चल रहा है, तो यहाँ से हमें एक इस तरह के अच्छे स्टॉक्स को कलेक्ट करना चाहिए। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा तकरीबन 1100 का, और हम लॉन्ग टर्म टारगेट 2700 का लेके रख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में तकरीबन 2 से 3% तक होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब जो प्रेजेंटेशन था, ये एक स्टडी पर्पस के लिए था। अपने बाइंग और सेलिंग से पहले प्लीज खुद से रिसर्च करें या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।